So BPSC has declared its notification for 71st BPSC prelims। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोटिफिकेशन से जो आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज हर साल आप मिस्टेक्स करते हैं, हर साल बच्चे मिस्टेक्स करते हैं फॉर्म को भरने में। इवन विद द वेरी माइन्यूट माइन्यूट सिंपल सिंपल थिंग्स पीपल डू मिस्टेक्स। सो वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स लाइक डेट कब है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस एग्जाम में। इस नोटिफिकेशन में एक बात और लिखी गई है कि एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेज में भी ऐसा हो सकता है। मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल सीट्स की भी बात की है बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में। बायोमेट्रिक अगर आप करते हो अपने आधार कार्ड से तो आपको 200 रुपये का रिबेट है, देर इज समथिंग बेनिफिट फॉर यू ऑल। और फाइनली विल टॉक अबाउट द ब्रीफ स्ट्रैटेजी कि हम कैसे करेंगे। रेस्ट दो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, दैट विल कम सेपरेटली in the next part. So starting with the number of seats, so we will see कि number of seats are distributed between level 9, level 7 and level 6। तो तीन लेवल के पोस्ट हैं इसमें। लेवल 9 के जो आपके पोस्ट हैं, ये तीन चार लेवल 9 के पोस्ट हैं, एंड दीज आर ओवरऑल 130। सो लेवल 9 के पोस्ट आपके 130 हैं। इसमें वुमेन के लिए जो है 34 है। एसडीएम की सीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एसडीएम की सीट लगभग 100 के आसपास है, हाईएस्ट है लास्ट के कुछ सालों में। इसमें आपको 34 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। सो बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ पर देख लेंगे, रिजर्व कैटेगरीज में क्या क्या सीट्स हैं। इसकी एज, मिनिमम एज 22 है। देन ये जो है लेवल 9 की बाकी ये सारे पोस्ट ना, तीन चार चार पोस्ट है आपके लेवल 9 की। देन कम्स लेवल 7 है ना। लेवल 7 में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर आप देखेंगे तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये पोस्ट है। सो इसमें 502 वैकेंसीज है, बट ये लेवल 7 का पोस्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे वाइल फिलिंग योर प्रेफरेंस। देन लेवल 6 के पोस्ट है ना, लेवल 6 में 459 पोस्ट है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, दिस इज लेवल 6। एंड अगेन लेवल 9 का एक और पोस्ट है जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के नाम से यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। सो इसके टोटल पोस्ट है 79। इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर मेंशन्ड है क्लियरली। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित संस्थान से वाणिज्य है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, चार सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट है ना। ये भी लेवल 9 की पोस्ट है। तो लेवल 9 की पोस्ट अगर हम देखें इस बार के वैकेंसी में, सो बहुत कम है ना, बहुत कम है। लेवल 6 और लेवल 7 के पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात से आप लोगों को डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका मसला अभी नहीं है, आपका सिर्फ मसला अभी है कि आपका प्रीलिम्स निकले है ना। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 71st की, तो आपको इन बातों से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना या डीमोटिवेट नहीं होना कि अरे मैं इसमें तो बस इतनी ही सीट है लेवल 9 की और मैं तो लेवल 9 टारगेट कर रहा था। सो कुछ लोगों के साथ वो केस हो सकता है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। अदरवाइज आपको अभी सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि आपको ये एग्जाम निकालना है ना। अभी लेवल 9 लेवल 7 पहले आप प्री तो निकालें, फिर इस चीज़ की बात करेंगे हम लोग बाद में। और देन कम्स, दिस इज अबाउट द पोस्ट। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके पहले और जो अध्याचना आएगी बीपीएससी के पास, वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अभी आपके पास 1250 पोस्ट है, ये फर्दर इंक्रीज हो सकती है अप टिल योर प्रीलिम्स। तो ये बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये इस पे लास्ट ईयर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, पूरा आंदोलन ही इसी पे हुआ था 70th बीपीएससी का, कि एक से अधिक पालियां और एक से अधिक सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीपीएससी ने अपना राइट रिजर्व किया है ना, कि वो एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम करा सकता है अगर एप्लीकेशन नंबर्स बहुत ज्यादा हुए तो, ठीक है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों, एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। तो इस पे भी बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे ना। बीपीएससी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवाएगी ना। लास्ट ईयर आंदोलन इतना बड़ा इसी चीज के लिए हुआ था। बट फॉर द फॉर्मेलिटी है ना, बीपीएससी ऑल्सो अपना राइट रिजर्व करके रखना चाहती है। सो दे हैव केप्ट दिस थिंग इन द नोटिफिकेशन। बट एक से अधिक पालियों वाला चीज नॉट पॉसिबल। एक से अधिक सेट, जैसे आपको 70 बीपीएससी में डिफरेंट सेट्स मिले थे, सेम चीज आपको सेट्स मिलेंगे। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 50 यूट्यूब के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है ना। सो बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग कि ये आपका आपके परेशानी का जोन नहीं है, ठीक है। देन शैक्षणिक योग्यता है ना, बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट, ठीक है। सो उत्तीर्ण होना जरूरी है, मतलब यू मस्ट हैव पास्ड योर ग्रेजुएशन जब ये आप फॉर्म भरोगे। विल सी द डेट ऑल्सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। सो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यू हैव टू बी ग्रेजुएट फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
अब यहाँ आरक्षण की बात जो है वो पूजा मैम एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगी। पूजा मैम प्लीज कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पार्ट। हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी में हम सबको पता है कि बीपीएससी जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, आरक्षण देता है। तो सबसे पहले तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम पे आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको आरक्षण का लाभ लेना है या नहीं लेना है। डिस्पाइट कि आप कौन से कैटेगरी से हैं वो मैटर नहीं करता है। तो जिन लोगों को भी चाहिए कि हाँ मेरे को रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए, वहां पर उस टाइम पे फॉर्म भरते समय ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि अनरिजर्व्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे। अनरिजर्व्ड आपके कास्ट से मतलब नहीं रखता है यहाँ पर। अगर आप SC ST OBC होने के बावजूद भी अगर अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को भरेंगे। सेकेंडली अगर हम देखें तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। यानी आपको बिहार में परमानेंट रेसिडेंस होने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि रीसेंट होना चाहिए, इस चीज का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो फिर तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन किसी भी स्टेट, अगर आपको किसी भी कैटेगरी का इवन इंक्लूडिंग विमेन रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, तब भी आपको बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। क्लियरली लिखा है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश कहीं के भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बात पे बहुत डिबेट होता है कि विमेन को शायद बाहर की औरतों को भी मिलता होगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा और दूसरा वही जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो देना होगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख का समय है फॉर्म भरने के लिए। जिनका जो एप्लीकेशन है, जो सर्टिफिकेट है वो पुराना हो चुका है, उसको एक काम करिए अपडेट करा लीजिए। करीब 10 दिन के लगभग में अपडेट होके आ जाता है, ताकि फिर बाद में ना इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा केओस नहीं हो जाए कि अरे ऐसा 2 साल पुराना प्रमाण पत्र चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत हैसल होता है और फिर दिमाग खराब होता है। तो इसलिए अभी से ही ध्यान रखिए कि हमारा जो भी सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, वो एज पर बीपीएससी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर अपडेट चाहिए कि पिछले 6 महीने का हमको बनवाना है तो उसका भी ध्यान रखें, ताकि मेंस तक फिर आप निश्चिंत हो जाएं कि अब मेंस में फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये सब हर टाइम अपलोड करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको प्री में अपलोड कर लिया तो मेंस में नहीं करवाएंगे, मेंस में कर लिया तो इंटरव्यू में नहीं करवाएंगे। हर एक बार वो सारे सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। ओके मैम, उसके पूजा बाद मैम फिर एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये हाँ जी सर्टिफिकेट सर। जो इशू है ये जितनी जल्दी आप अभी से क्लियर कर लें, अगले 4-5 दिनों में अपनी क्लैरिटी ले लें कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या वो वैलिड है, डेट क्या है ना, सारी चीज़ों को आप पता करके रख लें, प्रिपेयर कर लें, ताकि जब फॉर्म भरने का आखिरी डेट आए है ना, उस समय अगर आप भर रहे हैं और परेशान हो रहे कि नहीं अब मेरा एप्लीकेशन है ना रिजेक्ट हो जाएगा या ये कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, तो आपका मेंटल सुकून चला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। फिर आप हमेशा डायलेमा में रहोगे कि मेरा सर्टिफिकेट ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया ना। तो बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स राइट नाउ, है ना, अभी आपको ये काम करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि जैसे 2 जून से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट शुरू हो रहा है, तो आप ये नहीं करना है कि मेरे को 2 जून को ही लेके हम बैठ गए रात में। आपको सबको पता है कि सर्वर बहुत बिजी होगा उस समय, आपका आधा एप्लीकेशन भरेगा, फोटो सही नहीं आएगी, है ना, देयर विल बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो एक हफ्ता हम रुकेंगे, है ना, 2 तारीख से शुरू हो रहा है, हम एक हफ्ता रुकेंगे, लगभग 10 तारीख के आसपास हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ठीक है। अगर आप 2 तारीख को करोगे फिर आपका फोटो नहीं अपलोड होगा सही से, इमेज नहीं आएगी, कहीं पे कुछ सिग्नेचर मिसिंग होगा, है ना, वो फाइल्स वाइल सबका इशू आएगा। एक बार रुक जाते हैं, बीपीएससी उसको मॉडिफाई कर लेता है ना, 1-2 दिन में वो मॉडिफाई कर लेता है जो भी इश्यूज आते हैं। उसके बाद हम फॉर्म भरना शुरू करेंगे। 10 तारीख से लेकर लगभग 25 तारीख के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है ना। ये नहीं कि हम आखिरी लास्ट के 2 दिन का वेट कर रहे हैं ना, वो काम भी नहीं करना है। तो आपको इंश्योर करना है कि 10 तारीख से पहले, है ना, बिफोर 10th यू हैव द सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, है ना, ताकि आप फॉर्म आराम से 1 दिन 2 घंटा 3 घंटा लगा के बैठो एंड देन एक बार में ही खत्म करके उसको निपटा देना है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि रोज हम इसी में लगे हैं, उलझे हैं ना हर चीज़ में। तो एक एक करके आपको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को सॉर्ट आउट कर लीजिए। जो लोग जनरल वाले हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, 15-20 मिनट का काम है फॉर्म भरना। फिर भी आप 2 तारीख को नहीं भरिएगा, है ना, क्योंकि आप परेशान होंगे ना, कई बार इशू आ जाता है तो आप परेशान होंगे, सर्वर हैंग कर जाएगा या कुछ भी होगा।
तो आपका समय ही खराब होगा। तो वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट ऑफ आर नेक्स्ट 90 डेज। यस पूजा मैम, यू कैन कंटिन्यू मैम। यस सर। हाँ तो यही था कि अभी आपको फिर आप बहुत ध्यान से रिजर्वेशन का जो भी चीज है उसको सेलेक्ट करिएगा। एक चीज थी कि जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, खास करके जो मैरिड लेडीज हैं उनके लिए, तो जो नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपके हस्बैंड के नहीं बल्कि आपके फादर के नाम से बना हुआ होना चाहिए। ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा है, फोर्थ का सी, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो इस बात का ध्यान रखना है। और वहीं अगर आपको ईडब्ल्यूएस में इसको अगर आपको क्लेम करना है तो वो सर्टिफिकेट फिर आपके हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है जो कि यहाँ पर आपको क्लियर रखना होगा कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपके फादर के नाम से होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट है तो वो आपके हस्बैंड के नाम से होना चाहिए। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा या ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रहेगा वो फादर के नाम से होगा, यानी आपके बर्थ से आपका कास्ट पता चलता है, तो इसलिए वो आपको आपके फादर के नाम का होना चाहिए। लेकिन वंस यू आर मैरिड तो इनकम आपके हस्बैंड की देखी जाएगी। तो अगर इनकम सर्टिफिकेट आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए लगा रहे हैं तो वो आपके हस्बैंड के नाम से होगा। ओके, सो इस केस में अगर कोई मैरिड वुमेन है और वो बिहार के बाहर रह रही है, उसकी शादी बिहार के बाहर हो गई, तो विल शी बी एप्लीकेबल फॉर दिस? नो, शी विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि हस्बैंड का एड्रेस प्रूफ फिर लगाना होता है। ओके, गॉट योर पॉइंट। है ना? सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में क्लेम करना चाह रही हैं, मैरिड वुमेन है, बाहर रह रही है ना अपने स्टेट के, तो आपको उस केस में ये जो पूजा मैम ने बात कही है वो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके, वी शुड आगे बढ़ते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लियर लिखा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आपको उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और प्लस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 35% का विमेन के लिए। तो यानी कि जो आपके जैसे 130 सीट्स हमने देखे कि 130 सीट्स हैं लेवल 9 के पोस्ट में, तो उसमें से ही कुछ सीट्स जो हैं 41 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि 130 अलग से अनरिजर्व्ड है और 41 अलग से वुमेन के लिए है। वो सी 130 में से 41 सीट्स को फीमेल्स के लिए रखा जाएगा। इन और ये फीमेल सारी कैटेगरीज में से होंगी, सिर्फ अनरिजर्व्ड वाली नहीं होंगी, ये सारी कैटेगरीज की होंगी। बाकी तो रिजर्वेशन से रिलेटेड और कुछ नहीं है। हाँ, आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का दोबारा मौका दिया जाएगा जब फाइनल आप इंटरव्यू के लिए, यानी साक्षात्कार जब होगा उस टाइम पे जो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे वो फाइनल होगा। जो यहाँ लिखा है, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो अभी ध्यान रखना है कि अभी अगर आपके पास चलो नॉन अपडेटेड भी है, अब अभी डालने के लिए अगर डाल दिया, लेकिन कम से कम वो प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए कि आपके पास अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस प्रोसेस में अवेलेबल हो। एज की अगर बात करें तो 21 ईयर्स और 22 ईयर्स, 21 साल और 22 साल का पोस्ट के लिए दिया गया है। कुछ पोस्ट के लिए 22 साल है और कुछ पोस्ट के लिए 21 साल है। कब से कैलकुलेट किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भले ही फॉर्म जो हमारा भरा रहा है वो 2 जून से भरा रहा है, लेकिन अगर 1 अगस्त 2025 तक आप 21 साल के नहीं हो जाते हैं या 22 साल के नहीं हो जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 अगस्त 2025 को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप 21 ईयर्स के होते हैं या नहीं होते हैं, 22 ईयर्स के होते हैं या नहीं होते हैं। अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए 37 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। फीमेल्स के लिए और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 40 ईयर्स है। ओबीसीज के लिए अगर देखें तो 40, सॉरी, SC STs के लिए अगर देखें तो 42 ईयर्स का एज लिमिट जो है वो यहाँ पर हमको दिया गया है। और ये सारी जन्म तिथि जो आपकी देखी जाएगी वो आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का, उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा है उससे कंपेयर किया जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन में आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, 12th में आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस ये सारी बातें पूजा मैम। ये सर, इन केस अगर किसी का ऑलरेडी सर्विसेज में कोई आ चुके हैं तो आपको मान लेते हैं कि आप 37 ईयर्स के एज में या 36 ईयर्स के एज में आपने सर्विसेज ज्वाइन किया है,
तो अब आपके पास वो जो लिमिट है 37 ईयर्स वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि आगे आप 5 बार और अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। फिर अगर ये भी हो सकता है कि अब मान लीजिए कि किसी ने 28 साल की उम्र में ही एग्जाम निकाल लिया, तो अब 28 साल की उम्र में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपके पास फिर 5 ही अटेम्प्ट है, भले आपके पास एज बच बच भी रही हो तब पर भी। ओके। तो यही है सर यहाँ। ये सारी चीजें आप लोग आराम से पढ़ लेंगे ना, जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल मैटर फॉर यू राइट नाउ फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर फीस के बारे में दिया गया है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो आप फॉर्म भरेंगे तो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है। इन केस आप अपना आधार नंबर दे रहे हैं ना, कई बार आपसे आईडी प्रूफ मांगता है तो आप अपना वोटर आईडी देते हैं या अपना लाइसेंस देते हैं ना, वॉट एवर द लिस्ट इज, उसमें से अगर आप अपना आधार नंबर चूज कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक फीस जो 200 रुपये लगती है वो आपको अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज योर आधार कार्ड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, और ये इजी भी रहेगा आपके लिए फ्यूचर के स्टेजेस में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट निगेटिव मार्किंग। 1/3 है ना, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और 1/3 निगेटिव। सामान्य विज्ञान, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स का। ये सिलेबस हमने पूरा का पूरा आपके लिए डिकोड किया है वज जीरो वाले प्रोग्राम में, है ना, वज, दिस इज आर प्रीलिम्स प्रोग्राम। सो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड अभी के लिए बस ये रहा आपका नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें। इधर आपकी सारी मेंस की बातें हैं, है ना, यहाँ पर अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। डेट्स आर वेरी क्लियर, 2nd and 30th। सो ये रहा आवेदन का। और ये बाकी सारी चीज़ें जो फॉर्मेट है ना, ये सारी चीज़ें हम फोटो, स्कैंड इमेज, पर्टिकुलर फॉर्मेट, पर्टिकुलर साइज, ये सारी चीज़ें आप एक बार इकट्ठा कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। ऐसा नहीं करेंगे कि फॉर्म खोल के बैठें, क्योंकि उसमें टाइमर सेट रहता है। पहले हम ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम फॉर्म भरने बैठेंगे। सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, मोबाइल नंबर, है ना, फोटो, स्कैंड आपके डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म फ्रॉम 8th 10th, है ना, जब भी थोड़ा सा सर्वर को रिलैक्सेशन मिल जाता है और बीपीएससी सारी चीज़ें करेक्ट कर लेता है। इश्यूज हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, और शुरू में हम परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो जस्ट जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 वीक एंड देन डू दैट। एक से अधिक ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण पंजीकरण की अनुमति नहीं है। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जो भी करोगे अपने मोबाइल नंबर से, अपना आधार से, अपना, है ना, ईमेल आईडी से, वो एक बार ही मान्य होगा। उसमें आपने गलती की तो आपको वापस से सारी चीज़ें करनी होंगी, और उसमें फिर एरर आता है कि ये नंबर ऑलरेडी टेकन है, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन। सो बी वेरी श्योर, सारी चीज़ें पहले ध्यान से देख लेंगे, कहीं नाम में मिस्टेक नहीं करेंगे कि अपना नाम लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मम्मी का नाम मिस्टेक कर दिया, पापा का नाम मिस्टेक कर दिया। बहुत आराम से फॉर्म भरेंगे, एक एक चीज़ आप लिख लेंगे, सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे, देन यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। ये यूआरएल दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू, है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आएंगी, आप उसको फिल करना शुरू कर सकते हैं। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, इनको आप एक बार खुद से भी पढ़ लेंगे, है ना। दिस वॉज ऑल फॉर द नोटिफिकेशन थिंग, है ना। नोटिफिकेशन हमने पूरा मोस्टली सारी बातें को डिस्कस कर लिया है, एंड नाउ वी विल टेक द डाउट सेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सेशन। जिनको भी डाउट्स है प्लीज आस्क योर डाउट्स रिगार्डिंग प्रीलिम्स। ओके, प्लीज आस्क, एक एक करके सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करें। Good afternoon, sir.